नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत के विशाल मैदान। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। भारत के विशाल मैदानों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्तर का मैदान, दूसरा है तटीय मैदान। तटीय मैदान को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान। साथियों, उत्तर भारत के मैदान का जो निर्धारण है वह शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर बुंदेलखंड रीजन, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा हजारीबाग पठार द्वारा होती हैं। पश्चिम में यह पंजाब राज्य से लेकर के असम, नागालैंड तक फैला हुआ है। साथियों, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर भारत के उत्तरी मैदान विस्तृत हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए आपके इस प्रश्न का समाधान करते हैं। जब टर्सरी काल से पहले अर्थात हिमालय की उत्पत्ति से पहले जब हमारा भारत दक्षिण अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर गतिशील था, उस समय इन विशाल मैदानों के स्थान पर एक भूसन्नति हुआ करती थी जिसका नाम था टेथिस। इसी टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव के कारण हमारे विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। अब इस टेथिस भूसन्नति में जमाव कैसे हुआ? यह हिमालय पर्वत का उत्थान हो रहा था। हिमालय पर्वत का उत्थान हो रहा था तथा यह टेथिस भूसन्नति थी और यह था हमारा पठारी क्षेत्र। इस टेथिस भूसन्नति में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसाद तथा पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण यहाँ पर अवसादों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ। पठारी क्षेत्रों में जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियाँ तथा हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन नदियों के सम्मिलित योगदान से उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। साथियों, ये विशाल मैदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि भारत के कुल खाद्यान्न का लगभग 70% इन्हीं विशाल मैदानों द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह हमारे भरण पोषण का बहुत ही प्रमुख अंग हैं। साथियों, उत्तर के विशाल मैदानों के अतिरिक्त तटीय मैदान भी हैं। पश्चिम का तटीय मैदान काफ़ी सकरा है। यह पूर्व के तटीय मैदान की तुलना में बहुत ही कम चौड़ा है क्योंकि पश्चिमी भाग यहाँ पर पश्चिमी सह्याद्री है जिसकी ऊंचाई काफ़ी ऊपर है और यह एक कगार के रूप में है और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसलिए ज़्यादातर नदियाँ इसी क्षेत्र से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे कि गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी है। ये तीन प्रमुख नदियाँ हैं दक्षिण भारत की। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा एवं ताप्ती दो नदियाँ हैं, लेकिन यह दोनों नदियाँ रिफ्ट घाटी में बहती हैं, इसलिए यह ज्वार नदमुखी डेल्टा बनाती हैं। यह ज्वार नदमुख बनाती हैं, यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी नदी,
डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है और कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ऐसी त्रिभुजाकार आकृति होती है जो नदियाँ अपने मुहाने पर जब वह समुद्र में मिलती हैं तब इस तरीके से ढाल कम होने के कारण उनका जल फैल जाता है, जो लगभग त्रिभुजाकार आकृति में होता है, इसलिए इसे डेल्टा कहते हैं। चलिए जानते हैं प्रमुख बिंदुओं के बारे में। उत्तर के विशाल मैदानों का जो निर्माण है वह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित योगदान के कारण हुआ है या योगदान के द्वारा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार अभी हमने बताया पंजाब से लेकर असम एवं नागालैंड तक लगभग 2400 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई 100 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। इसकी उत्पत्ति भी हमने अभी बताई आपको, टेथिस सागर के स्थान पर हुई है। इसको एक भूगोलवेत्ता स्वेस थे जिन्होंने सबसे पहले बताया। उनका मानना था कि जहाँ पर इस समय उत्तर भारत के मैदान हैं वहाँ पर कभी टेथिस नामक एक भूसन्निधि हुआ करती थी। यह जो मैदान है यह नवीन जलोढ़ मैदान है। भाबर प्रदेश क्या होता है साथियों, इसको जानते हैं। भाबर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जैसे यह हिमालय है। हिमालय से निकलने के बाद नदियाँ अपने इस क्षेत्र को जो जहाँ से पर्वत स्टार्ट होता है इसको पर्वतपदी क्षेत्र कहते हैं। पर्वतपदी क्षेत्रों में अपने साथ लाए गए बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर जमा कर देती हैं, क्योंकि इनके पास अब इतनी शक्ति नहीं है कि इन पत्थरों को अपने साथ आगे ले जा सकें, क्योंकि यहाँ पर तो ढाल बहुत था, तो कुछ पानी का योगदान था नदियों के और कुछ ढाल का, इसलिए पत्थर लुढ़क कर नीचे तक आ गए। लेकिन अब इसके बाद उतना ना ढाल रहा और ना ही पानी की इतनी सामर्थ्य कि अब इसको आगे ले जा सके, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र एक बन जाता है जहाँ पर नदी विलुप्त प्राय हो जाती है। यहाँ पर नदी सतह पर दिखाई नहीं देती क्योंकि नदी नीचे से बहती है और पत्थर उसके ऊपर दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। सिंधु से तीस्ता नदी के बीच यहाँ पर आपकी सिंधु नदी है और यहाँ पर तीस्ता नदी है। इसके बीच सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच बजरी कंकड़ पत्थर द्वारा यह आकृति बनती है। इसकी जो चौड़ाई है वह 8 से 16 किलोमीटर के बीच है। इस क्षेत्र में नदियाँ प्रायः विलुप्त हो जाती हैं, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। फिर आता है भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र। अब यह जो क्षेत्र था जहाँ पर बहुत से कंकड़ पत्थर थे, यह भाबर क्षेत्र था। इसके बाद जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो नदियों का जल चारों तरफ फैल जाता है। जब चारों तरफ फैल जाता है तो यह एक जलीय क्षेत्र बन जाता है जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र का जो विस्तार है वह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। महीन कंकड़ पत्थर, रेत, सिलिका तथा मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। नदियों का पानी चारों तरफ फैल जाता है जिससे दलदल का निर्माण होता है। इसकी चौड़ाई 15 से लेकर 30 किलोमीटर है। प्रायः यहाँ पर वनों का विस्तार पाया जाता है तथा छोटे छोटे जीवों द्वारा फैलने वाले रोग यहाँ ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि मच्छरों से फैलने वाला मलेरिया, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे
कीट पतंग अधिक होते हैं। उसके बाद आता है बांगर प्रदेश। साथियों, बांगर प्रदेश क्या होता है? जैसे कि पहला तो हो गया हमारा भाबर क्षेत्र, उसके बाद हमारा तराई क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ चारों तरफ फैल जाती हैं। उसके बाद एक ऐसा क्षेत्र है ये वाला जो बिल्कुल नदी घाटी के ऊपरी भाग का हिस्सा है, जहाँ पर नदी का पानी कभी पहुँच नहीं पाता। कभी पुरानी नदी घाटी यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में यहाँ पर नदी का जल नहीं पहुँचता है। पुराना जडोल मैदान होता है यहाँ। इसका निर्माण जो है मध्य से लेकर उत्तर प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। सतलज गंगा का ऊपरी भाग जो है वह भूड़ प्रदेश कहलाता है, क्योंकि इस प्रदेश में पवन के अपर्दन के द्वारा अब कंकड़ पत्थर ऊपर सतह पर दिखाई देते हैं, और ऐसे स्थान जहाँ पर कंकड़ पत्थर ऊपर दिखाई दें और वह काफ़ी शुष्क हो तो उसे हम भूड़ कहते हैं। खादर प्रदेश। खादर प्रदेश साथियों क्या होता है? यह नदी घाटी है, जैसे कोई जहाँ से नदी हो प्रवाहित होती है, और इसका यह वाला जो क्षेत्र है ऊपरी क्षेत्र वह बांगर क्षेत्र है, और जो यह नवीन क्षेत्र है, नवीन तट क्षेत्र है, जहाँ बरसात के मौसम में पानी पहुँच जाता है, उसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र फसलों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है, उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल नवीन जलोढ़ का बाढ़ के साथ आ जाना, बाढ़ के पानी के साथ आ जाना स्वाभाविक सी बात है। क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत जो विशाल मैदान है उत्तर के, उनको पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, या यमुना नदी से लेकर के रावी नदी के बीच दिल्ली तक विस्तृत है। इसका निर्माण सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी द्वारा होता है। कहीं कहीं पर दोआब क्षेत्र भी पाए जाते हैं। साथियों, अब आपके मन में फिर एक प्रश्न उठ रहा होगा, यह दोआब क्षेत्र क्या होता है? दोआब क्षेत्र साथियों यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जैसे एक नदी यहाँ है, दूसरी नदी यहाँ है, जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं। उसके बाद जो यह वाला क्षेत्र है इनके मध्य का, इसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि दोनों तरफ नदियाँ हैं जो प्रत्येक वर्ष अवसादों का जमाव करती हैं या निक्षेप अपने साथ लाती हैं, जो इस क्षेत्र में फैला देती हैं। इसी प्रकार के दोआब को, जैसे पहला दोआब है बिष्ट दोआब, यह व्यास नदी और सतलज के बीच स्थित है। दूसरा है बारी दोआब। बारी दोआब व्यास एवं रावी नदी के बीच स्थित है। तीसरा है रचना दोआब, यह रावी नदी तथा चेनाब नदी के बीच है। फिर है चाच दोआब। चाच दोआब चेनाब एवं झेलम के बीच है। फिर अंतिम और पांचवा है सिंध सागर दोआब, यह झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच है। साथियों, अगर हम सतलज नदी से लेकर सिंधु नदी के बीच तक का देखें तो सतलज की सहायक व्यास नदी है। व्यास के उत्तर में रावी नदी है। रावी के उत्तर में चिनाब नदी है। चिनाब के उत्तर में आपकी झेलम नदी है। सबसे पहले सतलज नदी, फिर व्यास नदी, फिर रावी नदी, उसके ऊपर झेलम नदी, उसके उत्तर में इसके यह चेनाब है और यहाँ पर झेलम है, और सबसे ऊपर सिंधु है। राजस्थान का मैदान।
इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान तक है तथा पूर्वी भाग काफ़ी आर्द्र एवं शुष्क रहता है। यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और स्टेपी प्रकार की जलवायु में स्टेपी प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। इसकी प्रमुख नदी है इस क्षेत्र की लूनी नदी। साथियों, स्टेपी प्रकार की जलवायु के बारे में हम जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका जो क्षेत्र है वह काफ़ी छोटा है। यहाँ पर निम्नलिखित झीलें पाई जाती हैं: सांभर झील, डिडवाना झील, डेगना झील आदि प्रमुख झीलें हैं। इसमें सबसे बड़ी सांभर झील है जो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है। ये सारी झीलें खारे पानी की झीलें हैं। फिर गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का जो विस्तार है वह उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल तक है। इसका विभाजन 3 भागों में किया गया है: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान तथा निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका पंजाब तक है। फिर दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। यह उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक है, जिसमें चाट एवं टाल भूमि भी पाई जाती है। चाट भूमि ऐसी भूमि होती है जो दलदली होती है तथा टाल भूमि ऐसी होती है जहाँ पर जल हमेशा वर्ष भर भरा रहता है, जल से ढकी रहती है। निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें प्रमुखता से पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान। साथियों, उत्तर में दिहांग दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका विस्तार जो है वह हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप पाया जाता है जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है, बड़ा नदी द्वीप है। नदी में जैसे यह ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके मध्य में यह माजुली द्वीप है जो विश्व में सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप है। पश्चिमी तटीय मैदान। साथियों, इनका विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। इन्हें कोंकण, कन्नड़ तथा मालाबार तटों में विभाजित किया जाता है। इसका विभाजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोंकण तट गुजरात से लेकर आपका गोवा तक तथा कन्नड़ तट गोवा से लेकर कर्नाटक तक तथा मालाबार तट आपका कर्नाटक से लेकर के केरल तक का क्षेत्र। यह ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। हमने अभी बताया था आपसे नर्मदा एवं तापी नदी हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। सर्वाधिक चौड़ा जो क्षेत्र है पश्चिमी तटीय क्षेत्र का, वह सर्वाधिक चौड़ा जो मैदान है पश्चिमी तटीय क्षेत्र का, वह गुजरात का काठियावाड़ एवं खंभात की खाड़ी का है। उसके पश्चात कर्नाटक का जो तटीय मैदान है वह सबसे कम चौड़ा है। उसके बाद फिर केरल का जो तटीय क्षेत्र है यह लैगूनों की अधिकता के लिए जाना जाता है। काठियावाड़, गुजरात, कोंकण के मग्न तट पूर्व की अपेक्षा चौड़े हैं। आपका यहाँ पर काठियावाड़, गुजरात एवं कोंकण तट है, मिलाकर यह वाला क्षेत्र है। यहाँ के जो मग्न तट हैं वह पूर्व भाग की अपेक्षा काफ़ी चौड़े हैं। दोस्तों, मग्न तट वह होते हैं जैसे हमारा तटीय क्षेत्र है, फिर यह वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ से समुद्र का पानी
शुरू होता है उसे हम मग्न तट कहते हैं। यह इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़ा है पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वह स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक है। तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। पूर्वी भाग के जो तटीय मैदान हैं वह अधिक चौड़े हैं और पश्चिमी तट के जो मग्न तट हैं वह अधिक चौड़े हैं। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तटीय मैदान है जो अधिक चौड़े हैं, मतलब पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट के मैदान अधिक चौड़े हैं तथा पूर्वी तट के मग्न तट की अपेक्षा पश्चिमी तट का मग्न तट अधिक चौड़ा है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वह डेल्टा बनाती हैं और लैगून, यहाँ पर 3 प्रमुख लैगून पाए जाते हैं। उड़ीसा में चिल्का, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू और चेन्नई के पास आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक लैगून पाया जाता है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त तटीय मैदान यहाँ पर मिलते हैं। अधिक जनसंख्या इस तट पर निवास करती है। उत्कल द्वीप, इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्कल तट, दूसरा उत्तरी सरकार और तीसरा कोरोमंडल तट। उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान 3 भागों में विभाजित है। पश्चिम का मैदान, मध्य का मैदान और पूर्व का मैदान। इसमें भूड़ क्षेत्र है पश्चिमी मैदान में उत्तर के, तथा मध्य में कछारी क्षेत्र है और गोखुर झीलें प्रमुखता से पाई जाती हैं। पूर्वी भाग में बाढ़ अधिक आती है क्योंकि यहाँ पर जब बरसात का मौसम होता है तो नदियाँ बहुत सारा जल लाती हैं अपने साथ और यहाँ पर अपने तटों को तोड़कर चारों तरफ फैल जाती हैं। इसीलिए अक्सर बरसात के समय में बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ जाया करती है। भारत का भौतिक विभाजन। अब तक हमने भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को देखा है। पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। उसके पश्चात है मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें हमने बताया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, कैमूर की पहाड़ियाँ, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, इन सब की, छोटा नागपुर का पठार, इन सब के बारे में पढ़ा था जो मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं। उसके पश्चात प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। उसके पश्चात दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जैसे यह सह्याद्री क्षेत्र है, फिर यहाँ नीलगिरी है, फिर यहाँ पर पूर्व की ओर पहाड़ियाँ जो हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर अगला है भारत का तटीय क्षेत्र, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। यह भारत का तटीय क्षेत्र है। भारत के तटीय क्षेत्रों में कुल राज्यों की संख्या 9 है। 9 राज्य भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं तथा गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, उसके बाद तमिलनाडु की। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। भारत के प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में भी हमने पढ़ा है। हमने बताया था कि माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और भारत का K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा के बारे में हमने पढ़ा था। कंचनजंगा की ऊंचाई
8,594 मीटर है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। यह सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। उत्तर भारत का मैदान एवं तटीय मैदान, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हमने इसके अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था तथा अन्य प्रमुख प्रमुख बिंदुओं के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम आते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। वैसे तो यह बहुत बेसिक सा टॉपिक है, जिसके बारे में पढ़ाने या बताने जैसा कुछ है नहीं, फिर भी हम आज इसको देख लेते हैं, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में यह हमारे लिए काफ़ी प्रासंगिक है। अभी हाल ही में 2 संशोधन हुए हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है जम्मू और कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, और दूसरा है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। यह 31 अक्टूबर 2019 से अस्तित्व में आए। उसके पश्चात केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर 2019 को पुनः 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया, जिसमें पहला है दादर एवं नगर हवेली, दूसरा है दमन और दीव। दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। इसकी राजधानी दमन है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मानचित्र में। यह है उत्तर भारत का मानचित्र। इसमें देखिए, यह जो पहले जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह जम्मू कश्मीर है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। फिर इसके नीचे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। फिर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर नीचे आते हैं, यह गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अभी बताया हमने, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब यहाँ पर देखिए, ये है दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन और दीव। इसकी राजधानी दमन है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यह अभी अभी परिवर्तित हुआ है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो गोवा राज्य है, जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा के दक्षिण में कर्नाटक राज्य है, जिसकी राजधानी बंगलुरु है। फिर केरल है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है, तथा यह लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। फिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और यह केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। फिर आंध्र प्रदेश भी एक नया राज्य बना है, जिसकी राजधानी अमरावती है। अमरावती की लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है। उसके ऊपर तेलंगाना राज्य है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। उसके उत्तर में बढ़ेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य मिलेगा, जिसकी राजधानी रायपुर है। रायपुर के पूर्व में आपको उड़ीसा राज्य मिलेगा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। फिर यह है भारत का शेष राज्य। यहाँ पर झारखंड राज्य है, झारखंड की राजधानी रांची है, जो रांची के पठार पर स्थित है। इसके उत्तर में बिहार राज्य है, जिसकी राजधानी पटना है। उसके ऊपर पूर्व की ओर
वेस्ट बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है। कोलकाता के ऊपर सिक्किम है जिसकी राजधानी गंगटोक है। इसके पूरब में बढ़ेंगे तो आपको असम राज्य मिलेगा जिसकी राजधानी दिसपुर है। फिर ऊपर की ओर अरुणाचल राज्य है जिसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल के दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको नागालैंड राज्य मिलेगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के नीचे मणिपुर राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। फिर मणिपुर के नीचे आपको मिजोरम राज्य मिलेगा जिसकी राजधानी आइजोल है। और मिजोरम के पश्चिम में आपको त्रिपुरा राज्य मिलेगा जिसकी राजधानी अगरतला है। साथियों, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके ऊपर आपको मेघालय राज्य मिलेगा जिसकी राजधानी शिलांग है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह बात आपको ध्यान देने वाली है। वैसे तो आपको ये पता होगा, लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। तो साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।